अरे अरे बस करो, बहुत हो गया नहाना, अब घर चलते हैं, मुझे तो ठंड लगने लगी। उसका इतना कहना था कि समायरा और नूर ने हाथों से ही उसके ऊपर पानी डालना शुरू कर दिया। तू बहुत जल्दी उकता जाती है, आज तुझे जाने नहीं देंगी। जब तक हमारा दोनों का मन नहीं भर जाता पानी में खेलने से, तब तक तू भी नहीं जाएगी। अभी समायरा इतना ही बोली थी कि नूर को पानी के अंदर किसी की आहट महसूस हुई, जिससे उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो थोड़ा पीछे हटी। उसने एक बार समायरा को देखा जो फलक के ऊपर पानी डाल रही थी। नूर की बेचैनी उसको दिखाई नहीं दे रही थी। देखते ही देखते नूर को किसी विचित्र शक्ति ने पानी के अंदर खींच लिया। पानी में तेज शोर हुआ तो फलक और समायरा ने पीछे मुड़ के देखा। अब सिर्फ नूर के बाल ही उनको नजर आ रहे थे, जो पल भर में ओझल हो गए। अरे ये नूर कहाँ गई? नूर कहाँ गई? हाँ नूर कहाँ हो? कहाँ हो तुम? अरे मजाक मत करो, ऊपर आओ। देखो मैं जानती हूँ तुम हमारे साथ मजाक कर रही हो, अब और न सताओ और बाहर आ जाओ, जान हलक में अटक गई है। समायरा के बोलने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि नूर अब गायब हो चुकी थी। मेरी बात ध्यान से सुनो, वो तालाब के अंदर गायब हो गई है। उसके बाल देखे थे मैंने अंत में, ऐसा लग रहा था जैसे वो हमसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें उसकी मदद लेनी होगी। उसकी बात सुनकर समायरा जैसे गहरी सोच से बाहर आई हो और उसको कोई तो अपनी सहेली तक पहुंचने का सुराग मिला हो। किसकी मदद? किसकी मदद की बात कर रही हो तुम? वो ही अघोरी। अघोरी? तुमने सोच भी कैसे लिया हाँ कि हम लोग उस अघोरी की मदद लेंगे? दूसरा कोई रास्ता है तुम्हारे पास? नहीं, पर उसको लेके ही अब घर जाएंगे। उसके पिताजी याद है बोल के निकली थी कि कल मेरा विवाह है, आज सहेलियों के साथ आखिरी शाम थी। हाँ तो बेटा जी अब बिता ली ना आखिरी शाम, चलिए अब घर चलें। तू चाचा के साथ जा, ब्याह की तैयारी कर, नूर को मैं ढूंढ के लाती हूँ। तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी चलूंगी। पर कैसे? कल ब्याह है तुम्हारा, घर वालों को, बाकी के लोगों को क्या जवाब दोगी? वो देख लेंगे। हाँ ये क्या बातें हो रही भाई खुसुर फुसुर। हाँ चलो घर चलो। और बेटी फलक तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारे पिता परेशान हो रहे होंगे। जाकर उसी तालाब के किनारे बैठ गई जहाँ से नूर गायब हुई थी। अब मैं अकेले क्या करूं? क्या कूद जाऊं इस तालाब में? या तो अपनी सहेली को ढूंढ कर ले आऊंगी या फिर कूद के मर जाऊंगी। वो जैसे ही कूदने वाली थी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। तालाब में कूदेंगे तो साथ में कूदेंगे। अघोरी ने कहा था ये कुंड तालाब है, अब इसके अंदर जाना ही होगा। तुम क्यों आ गई? कल बारात दरवाजे पे खड़ी होगी, क्या जवाब देंगे तेरे घर वाले उनको? वो देख लेंगे बाद में। सुबह तक हम कुंड तालाब से बाहर आ जाएंगे। अब आंखें बंद कर और लगा दे जान की बाजी। दोनों सहेलियां हाथ पकड़ती हैं और तालाब में कूद जाती हैं। नीचे जाते जाते उनकी सांसें अटक जाती हैं। उस अघोरी ने झूठ कहा था, ये कुंड तालाब है। कोई कुंड तालाब नहीं है ये, यहाँ सिर्फ पानी है। अब हम मरने वाले हैं, ईश्वर को याद करते हैं। मरना ही तो था, विवाह कर लेती, तेरी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो जाती ना विवाह करने की। पानी से लड़ते लड़ते वो पानी के बिल्कुल नीचे चली जाती है। तेज रोशनी चमकती है। रोशनी के अंदर एक बड़ा सा साफ सुथरा किले जैसा घर था। ये क्या? पानी के अंदर दूसरी दुनिया? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में ये कुंड लोग हैं? इसका मतलब हमारी नूर जिंदा है और इसी घर में है। चलो जल्दी चलो, अंदर जाके देखते हैं। दोनों तेजी से उस किले के अंदर चली गईं। वहां जाकर देखा एक आदमी जिसने काला नकाब लगाया हुआ था सामने आया। ओह, तो तुम लोग नूर को ढूंढने आई हो ना धरती लोक से? हाँ, आपको कैसे पता? और आप कौन है? क्या आपको पता है हमारी सहेली कहाँ है? वो इसी दुनिया में रुकी हुई है ना? मेरे साथ आओ। दोनों को थोड़ा सा तो विचित्र लग रहा था ये आदमी, परंतु उसके पीछे जाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद होते ही उस कक्ष में इतना अंधेरा हो जाता है जैसे किसी एक भी छेद से कोई रोशनी ना आ रही हो। इस अंधेरे को देखकर फलक जोर से चीखती है, कौन हो तुम? बाहर निकालो हमें यहाँ से। अरे तुम चाहते क्या हो हमसे? हमारी सहेली को तुमने कहाँ रखा है? क्या मकसद है तुम्हारा? बताओ, बचाओ हमें कोई।
इतना बोलते ही फलक मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उसके गिरने की आवाज से समायरा अंधेरे में उसको ढूंढने लगी। फलक, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। समायरा टटोल टटोल कर फलक के पास पहुंची और फलक के सिर को सहलाने लगी। बाहर आओ, तुमको मालकिन ने बुलाया है, आओ। मालकिन? ये मालकिन कौन है? रहबर ने कोई जवाब नहीं दिया। समायरा ने फलक को सहारा दिया और दोनों गिरते पड़ते हालात में बाहर आ गईं। बाहर की रोशनी कम ही थी, फिर भी कम रोशनी देखकर ही उनकी आंखें चौंधिया गईं और जब पूरी आंखें खोलीं तो दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। नूर एक बड़े से सिंहासन पर बैठी थी। फलक, देखना, हमारी सहेली मिल गई। यहाँ हमारा हाल भूख और अंधेरे से खराब हो गया और तुम यहाँ आराम से बैठी हुई हो। अरे कैसी सहेली हो तुम। नूर, बहुत हो गया मजाक, चल गांव चलते हैं। मुझे डर लग रहा है, क्या जवाब दूंगी बाकी के लोगों को। समायरा ने जैसे ही नूर का हाथ पकड़ा, नूर ने उसको जोर से धक्का दिया, जिससे अमायरा दूर जा गिरी। तुम दोनों पागल हो जो मेरे पीछे यहाँ तक चली आई। अरे मूर्खो, इतना नहीं समझ पाई। ये मेरी एक चाल थी तुमको यहाँ लाने की, और देखो तुम मेरे जाल में फंस गई। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, तुम इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हो। क्या कहना चाहती हो? साफ साफ कह दो, क्योंकि कल से अब तक भूख और अंधेरे ने और इस सुनसान जगह ने दिल को शमशान जैसा बना दिया है। एक रात यहाँ रहने के बाद समझ आ गया है, यहाँ कुछ तो बड़ा रहस्य है। माँ, कहाँ हो आप? देखो ना, बाहर कोई आपको बुला रहा है। अरे बेटा, कौन है? अंदर बुला लो। वो हमारा पड़ोसी है ना, उनके यहाँ कल विवाह है, जिसके लिए आपने मुझे लाल चुन्नी और पीला लहंगा बना के दिया। वो लोग आए हैं। अच्छा, तो बस विवाह का न्योता देने आए होंगे। नहीं माँ, वो आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। मैं देखती हूँ। सावित्री उठकर बाहर चली गई। दरवाजे पर मोहनदास खड़े थे। बहन जी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। आपको तो पता ही है, परसों मेरे बेटे का विवाह था, परंतु अचानक लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। अंदर आओ। सावित्री मोहनदास को अंदर बुलाकर लाई। परंतु अचानक लड़की बीमार पड़ गई और मर गई। हे ईश्वर, ये कैसे हो गया? देखो बहन जी, बीमारी, जिंदगी और मौत, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब गांव वाले तो यही कह रहे हैं कि विवाह में सुख नहीं लिखा था, इसीलिए लड़की मर गई। इसमें सोचने समझने वाली कोई बात नहीं है। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। मेरी नूर ऐसे तो लाखों में एक है, परंतु श्याम भी बहुत सुंदर और अच्छा नेक लड़का है। हम इस विवाह के लिए तैयार हैं। और इस तरह नूर और श्याम का विवाह हुआ। 4 साल बीत गए। एक दिन नूर अपने घर में बैठी श्याम की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी श्याम का दोस्त बलवंत वहाँ आया। अरे भाभी, आप अपने घर का रास्ता भूल गई हैं क्या? बिल्कुल सामने घर है और कभी घर भी नहीं जाती हैं। आपकी माँ बोल रही थी एक दिन मेरी पत्नी से। क्या बताऊं भैया, श्याम जी देर से घर लौटते हैं, सुबह सुबह निकल जाते हैं, घर में कोई नहीं होता है। इतनी बड़ी हवेली है, अब मैं घर जाऊं तो इस घर में कौन रहेगा? वैसे एक बात तो है, आपकी किस्मत बदल गई है। बलवंत वहाँ से चला गया और घर आकर अपने छोटे भाई सोहम से सारी बात कही। बलवंत अजीब सा मुंह बनाकर बाहर की ओर चला गया। वो अपनी जलन को छुपा नहीं पाया। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। वो चलते चलते घर के बाहर आ गया और एक जगह बैठ गया। श्याम का सुख सहा नहीं जाता मुझसे। बलवंत अपना गुस्सा सह नहीं पाया। वो अपनी जगह से उठा और उसने श्याम के सिर पर एक ईंट से वार किया, जिससे श्याम एक बार में ही गिर गया। बलवंत का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसको ये पता ही नहीं लगा कि वो क्या कर रहा है। देखते ही देखते उसने श्याम के सिर पर कई बार ईंट से वार किया और श्याम मर गया। उधर नूर अपने घर के द्वार पर खड़ी अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आज इतना समय हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था श्याम जी को। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो तो कहीं रास्ते में रुकते भी नहीं है। एक बार देख के आती हूँ। दोनों चलते हुए श्याम और नूर के पास आए।
नूर उनको देखकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। बलवंत, तुमने मेरे पति को मार डाला, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे पति का क्या कसूर था, मुझे ये तो बता दे। कसूर कुछ नहीं था, बस मैं जल्दी गुस्से में आ जाता हूँ नूर। आज भी गुस्सा सर पे चढ़ गया और उसमें तुम्हारा पति मर गया। सच कहता हूँ नूर, उसको मारना नहीं चाहता था। राजा के पास जाऊंगी, अपने पति के लिए इंसाफ मांगूंगी। देखो, तुम वहाँ नहीं जा सकती हो क्योंकि इतना बोलते ही बलवंत ने नूर को भी ईंट से मारना शुरू कर दिया। वो अपने पति की लाश को देखकर पहले ही मर गई थी। अब बलवंत ने सोहम के साथ मिलकर उसको घसीटना शुरू किया और तालाब के किनारे ले गए। उसको तालाब में फेंक दिया।